बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। जराइम की दुनिया में बहुत सारी वारदातें अंधे एतमाद की वजह से पेश आती हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर कसूर उन लोगों का होता है जो हर किसी पर एतमाद के बाद न सिर्फ उसे अपना दोस्त बना लेते हैं, बल्कि उस पर इतना एतमाद करने लगते हैं कि अपनी ज़ाती मामलात भी पोशीदा नहीं रखते। याद रहे कि घरेलू मामलात और दोस्ती का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। दोस्ती की कुछ हुदूद होती हैं जो घर के दरवाजे से बाहर रहें तो बेहतर होता है। इसी तरह करीबी रिश्तों की भी कुछ हुदूद होती हैं जिन्हें दोस्तों से बहुत दूर रखना पड़ता है, इसलिए कि जब किसी दोस्त का अमल दखल घर के मामला तक पहुंच जाए तो जिंदगी के बहुत सारे ऐसे राज जो सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते तक महदूद होते हैं, अपनी हुदूद से निकलकर ना सिर्फ घर बल्कि बच्चों की जिंदगी भी तबाह कर देते हैं। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपनी हस्ती बस्ती जिंदगी को अपने हाथों से ही उजाड़ देते हैं। रावलपिंडी की पुलिस ने कत्ल की ऐसी ही वारदात का सुराग लगाया है जिसमें बीवी ने अपने हंसते बसते घर को खुद ही जहन्नुम बना दिया। इंतहाई खुशखुर्रम गुजरने और घर के सब मामलात ठीक ठाक चलने के बावजूद ऐसी क्या वजह थी कि संगदिल खातून ने अपने 4 साला बेटे की जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया। रफीउल्लाह राजा बाजार में होटल पर काम करता था। इसकी शादी 5 साल कबल रावला कोट की खातून रोजीना याकूब से हुई थी। इस शादी से उनका एक 4 साला बेटा भी है। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। सिटी सदर रोड रावलपिंडी पे रफीउल्लाह नाम का एक शख्स आइश पजीर है, एक बैठक पे किराए पे, जो कि राजा बाजार एक होटल पर वेटरी का काम करता है। उसकी तकरीबन आज से 5 साल कबल एक खातून से शादी हुई जो कि रावला कोट की रिहाइश पजीर है, जिनसे उनका एक 4 साल का एक बेटा है। आरिफ नामी नौजवान का इसी दौरान उनके घर आना जाना शुरू हो गया। 6 माह कबल आरिफ अपनी बहनों के हमरा पार्क में गया था और रफीउल्लाह भी अपनी बीवी और बच्चे के हमरा वहाँ मौजूद था। वहीं पर दोनों खानदानों की मुलाकात हुई। अरसा 6 माह कबल जिना पार्क रावलपिंडी सैर तफरी के सिलसिले में गए, जहाँ इनको एक और फैमिली मिली जो कि आरिफ अपनी बहनों के हमरात सैर तफरी के लिए आया हुआ था, जो कि ढोक चौधरियाँ ये स्कीम 3 वाली साइड पे इधर का रिहाइश पजीर है। और इसका भी ताल्लुक़ कश्मीर की होने की वजह से उसकी बहनों की इसकी रफ़ीउल्लाह की वाइफ से अंडरस्टैंडिंग होगी, इनकी गपशप होगी, आपस में फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज हो गए। मियाँ बीवी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे और दोनों खानदानों के मिलने के बाद भी मामलात बिल्कुल ठीक चल रहे थे, लेकिन जिंदगी के इन रास्तों में अचानक कौन सा मोड़ आया, आइए जानते हैं। पार्क में दोनों खानदानों की मुलाकात के बाद आरिफ का रफीउल्लाह के घर आना जाना शुरू हो गया था। रफीउल्लाह को आरिफ के बारे में यही बताया गया था कि वो उसकी साली से शादी करना चाहता है। ताल्लुक़ इनके बन गए, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आरिफ और रफीउल्लाह की बीवी का आपस में रब्ता शुरू हो गया, इनके अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। इस मामले पे बातचीत इनकी शुरू हो गई कि रफीउल्लाह की जो बीवी है उसकी एक छोटी बहन कुंवारी है, उसकी शादी आरिफ से करवाई जाए। रफीउल्लाह को जो बताया जा रहा था मामला ऐसा नहीं था, बल्कि रोजीना और आरिफ की दोस्ती हो गई थी। इसलिए आरिफ अक्सर रफीउल्लाह की गैर मौजूदगी में उसके घर चला जाता था। मकतूल की बीवी ने अपने घर में और अपनी फैमिली में और अपने खामन के सामने भी यही बतलाया कि आरिफ से मैं इस वजह से बात वगैरह करती हूँ अपनी बहन के रिश्ते की, जो कि पसे पर्दा इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी। उस सिलसिला में ये मुलजिम जो है अक्सर औकात घर के बाहर गली में जाके उसको कोई चीज़ें वगैरह देता था, उसकी आरिफुल्लाह की गैर मौजूदगी में। आरिफ
और रोजीना की दोस्ती हो चुकी थी और छुप छुप के मिलना दोनों का मामूल बनता जा रहा था। एक रोज रफीउल्लाह खिलाफ मामूल वक्त से पहले अपने घर की तरफ आ गया। देखते हैं कि फिर क्या हुआ। एक रोज रफीउल्लाह वक्त से पहले घर आ गया। वो घर से कुछ फासले पर खड़ा था। इसी दौरान उसने देखा कि आरिफ और रोजीना आपस में कुछ इशारे कर रहे हैं। आरिफ के हाथ में एक बैग था जिसमें जूस था। रफीउल्लाह उनके इशारे देखकर तैश में आ गया और घर जाकर बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया। 8 बजे वो गन्ने का रस लेकर उसकी रिहाइश के बाहर खड़ा हुआ था। मकतूल की बीवी बैठक की सफाई वगैरह कर रही थी। दरवाजा खुला था जो कि इसने मुल्ज़िम आरिफ ने उसको हाथ के इशारे से बुलवाया कि ये जूस ले लो। इसी असना में मकतूल होटल से खिलाफ मामूल जल्दी आ गया और वो गली से उसने ये सब कुछ देख लिया और वो फिर सीधा तैश के आलम में सीधा अपनी बैठक में गया और अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया। रफीउल्लाह ने जब बीवी को मारना शुरू किया तो उसी दौरान आरिफ भी अंदर आ गया और रोजीना को छुड़ाने की कोशिश की। रफीउल्लाह ने रोजीना को मारने के लिए गैस सिलेंडर उठाया जो आरिफ ने छीन लिया और रोजीना के कहने पर उसके सर पर दे मारा, जिससे रफीउल्लाह की मौके पर ही मौत वाक़या हो गई और आरिफ रफीउल्लाह के बेटे को लेकर फरार हो गया। चीखो पुकार सुनकर मुल्ज़िम आरिफ भी उनकी बैठक में दाखिल हो गया और उसने जाकर मकतूल की मिन्नत समाजत शुरू कर दी कि आपके जहन में ये गलत बात है, आप ना मारें उसको, हमारे दरमियान कोई ऐसी बात नहीं है। जिस पर मकतूल ने मुल्ज़िम आरिफ को भी मारना शुरू कर दिया और अपनी बीवी को उसने लाते मुक्के घूंस से मारा और उसका गला पकड़ लिया और उसने एक हाथ से गैस सिलेंडर जो कि 4-5 किलो वाला जो उनसे छोटे साइज़ का होता है वो उसने एक हाथ से उठा लिया मकतूल ने अपनी बीवी को मारने के लिए। ये सूरत हाल देखकर मुल्ज़िम आरिफ ने उसके हाथ से गैस सिलेंडर छीन लिया। मकतूल अपनी बीवी का दुपट्टे से गला दबा रहा था और वो चीखो पुकार कर रही थी कि बचाओ मुझको। मुल्ज़िम आरिफ ने उसकी बीवी से बावाज़ बुलंद कहा कि तुम्हारी इजाज़त है तो मैं मारूं इसको। तो उसकी बीवी ने कहा इसको बिल्कुल मेरी जान छुड़ाओ, इसको मारो। कब मारोगे? जब ये मुझे मार देगा। इस बात पर मुल्ज़िम आरिफ ने सिलेंडर से दोनों हाथों से उसके सर पर वार शुरू कर दिए। पैर दर पैर 3 वार उसने किए हैं जिससे उसकी खोपड़ी की हड्डी टूट गई और वो मौके पे ही ढेर हो गए। सब कुछ होने के बाद रोजीना को क्या करना चाहिए था? अगर आरिफ के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी और उसे अपना खाविंद ज्यादा अजीज था तो वो पुलिस को कत्ल की इत्तला कर देती। इसने 15 पर पुलिस को इत्तला तो दी मगर वो इत्तला कुछ और थी। आरिफ बच्चे को लेकर फरार हो चुका था इसलिए कि बच्चा शोर कर रहा था। आरिफ ने उसके बाप को मार दिया है। रोजीना ने आरिफ के जाने के बाद 15 पुलिस को इत्तला दी कि घर में डकैती की वारदात हुई है और मुजाहिमत के दौरान उसके शोहर को कत्ल कर दिया गया है। मकतूल का 4 साल का जो बेटा है उसने भी ये सब कुछ देखा था और वो भी घबरा कर उस पर चीखो पुकार शुरू कर रखी थी कि मामा ने और आरिफ अंकल ने पापा को मार दिया है। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रहा था तो उसमें मुल्ज़िम आरिफ ने घबरा कर कहा इसको कि चलो तुम ये लाश का खुद सोचो कुछ, तो मैं इस बच्चे को लेकर मैं अपने घर ढोकचोतियाँ जा रहा हूँ। जब कोई मामलात सेटल हो जाएं तो फिर मुझसे रब्ता करना और अपना बेटा मुझसे ले लेना। उसने बेटे के मुंह पर हाथ रखा और उसको गोद में उठाकर बाहर निकल गया और वो मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो तफ्तीश के दौरान रोजीना से भी पूछताछ की गई। रोजीना ज्यादा देर तक सवालों का सामना न कर सकी और पुलिस को बता दिया कि उसने अपने शोहर को कत्ल किया है, मगर पुलिस को इससे भी तसल्ली न हुई। मजीद पूछताछ की गई तो रोजीना ने 2 घंटे कबल होने वाला सारा वाकया सुना दिया। आरिफ रोजीना के बच्चे को एक अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बाकायदा तौर पर रोजीना को गिरफ्तार कर लिया। खातून ने ये किया मुल्ज़िमा ने कि ये उधर से निकली हैं बैठक का दरवाज़ा बंद करके, ये गई है इकरा क्लिनिक है मोहनपुरा जहाँ ये अक्सर औकात अपना ब्लड प्रेशर की पेशेंट है रूटीन में ये चेक करवाने जाती है। उधर ये गई है ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करवा के राउंड अबाउट आधा घंटे बाद ये वापस आई है तो बैठक का दरवाज़ा
खोल कर इसने शोर वावेला मोहल्ला में शुरू कर दिया कि मेरे मियाँ को कोई मार गया। हम जब मौका पर पहुँचे, हालात वाक़यात देखे गए तो इसका हेयर क्लिप आधा लेडी का टूटा हुआ लाश के पास पड़ा हुआ था। कुछ ऐसे शवाहिद सामने आए जिसकी वजह से मेरा शक बीवी की तरफ गया। काफ़ी दरियाफ्त के बाद उसने फिर हकीकत यही बतलाई कि ऐसा वाक़या हुआ है। वो मुझे गन्ने का जूस देने आया था और जिसकी वजह से मेरे मियाँ ने देख लिया और वो इश्तियाल में आ गया, मुझे मारना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आरिफ ने सिलेंडर मार के बमबार कर कत्ल कर दिया। तकरीबन सुबह 4 बजे मैंने इसको कहा कि उसको ये तसल्ली दो कि मैंने डकैती का FIR करवा दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लाश पोस्टमार्टम करवा कर तो हमने गाँव लेकर जानी है दफनाने, तो बेटा आप मुझे ला कर दे दो ताकि हम उधर चले जाएं, लाश के साथ तदफीन करें, क्योंकि मैं फिर 40 से पहले वापस नहीं आ सकता। ही होशियार चलाक था मुलजिम। उसने बजाय सिविल हॉस्पिटल आने के वो जो इकरा क्लिनिक मोहनपुरे वाला था उसके बाहर बच्चा उधर फुटपाथ पे बिठा दिया सुबह 4 बजे अकेला। और हमें इसकी बीवी को फ़ोन करके उसने कहा कि मैं ये इकरा क्लिनिक के बाहर बच्चा छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैं बाद में तुमसे रब्ता करूंगा। बस इतनी बात करके उसने फ़ोन बंद किया। हम भाग उधर पहुंचे इकरा क्लिनिक, उधर अकेला बच्चा बैठ के रो रहा था। रोजीना ने अपनी खुशगवार जिंदगी को खुद तबाह किया और शौहर के होते हुए ऐसा रिश्ता कायम किया जिसे हमारा मुआशरा किसी तौर पर कबूल नहीं करता। अब रोजीना को इसकी सजा जेल की सूरत में मिलेगी और इसका बच्चा भी दरबदर हो जाएगा। ये वाकया उन लोगों के लिए इबरत का बाइस है जो अपनी हदूद से निकलकर खुशियाँ तलाश करने की कोशिश करते हैं और अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समार, रावलपिंडी। दुश्मनों से अपनी जान बचाना ज्यादा आसान होता है, उनसे किसी अच्छाई की तवक्को नहीं होती, मगर ऐसे लोगों से कोई अपनी जान कैसे बचा सकता है जो हर वक्त वफादारी और दोस्ती का दम भरने के बावजूद अपने दिल में दुश्मनी के सिवा कुछ भी नहीं रखते हों। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। क्रिकेट मैच हो या मुर्गों की लड़ाई, घुड़दौड़ हो या मोटरसाइकिल की रेस, जुआ कई खेलों और कई सूरतों में हो रहा है और नौजवान नस्ल मोटरसाइकिल रेस और वन व्हीलिंग की वजह से अपनी जान को तो दांव पर लगा ही रही थी, मगर अब उन्होंने रेस और वन व्हीलिंग पर भी जुआ खेलना शुरू कर दिया है। ऐसी ही एक रेस पर खेला जाने वाला जुआ बजाय कुछ देने के एक नौजवान की जान ले बैठा। शेजान फैक्ट्री बांद रोड का रहायशी नौजवान अदन उर्फ नोबल मसीह, उसका भाई इत्मीनान मसीह मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग करने में महारत रखते थे और वो बकायदा शर्त लगाकर व्हीलिंग भी करते थे। दोनों भाइयों का व्हीलिंग पर लगाई जाने वाली एक शर्त की रकम के सिलसिले में साथी व्हीलरों शानी भट्ट और चमन से झगड़ा चल रहा था। दोनों उनके बचपन के दोस्त भी थे कि ये आपस में पहले रेसे लगाते रहे। मोटरसाइकिल में कुछ 6 महीने पहले इनकी लड़ाई हुई थी, ठीक है ना। मेरा भाई इससे मिलता था ना जुलता था। वन व्हीलिंग पर लगाई जाने वाली शर्त के बायस होने वाले झगड़े का नतीजा क्या निकला, आइए जानते हैं। नोबल मसीह के वुसा के मुताबिक उनके दरमियान सुलह सफाई हो चुकी थी, मगर शानी और चमन ने दिल में रंजिश रखी और दोनों भाइयों को खाने के लिए लिबर्टी चौक के करीब एक होटल पर बुलवाया। दोनों भाई मोटरसाइकिल पर लिबर्टी चौक की तरफ जा रहे थे। जब वो फिरोजपुर रोड पर गार्डन रोड के इलाके में कलमा चौक के करीब पहुँचे तो वहाँ शानी भट्ट और चमन सड़क पर पहले से खड़े थे। उन्होंने दोनों को रुकवाया और फिर उन पर अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो गए। फायरिंग की जद में आकर अदन उर्फ नोबल मसीह मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि इत्मीनान मसीह को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मेरे भाई जो है रात को ना कराची से एक मेरा भाई आया अदन,
उसे अभी 2-4 दिन ही हुए थे आए नु, उसका ना दिल कर रहा था मैंने कराची पराठा खाना है, ठीक है। वो अभी कलमा चौक पहुंचा ही था कि उसके दोस्तों ने उसे फ़ोन किया कि किधर हो। उसने कहा मैं कलमा चौक, लेकिन इन्होंने ना इसी खार बाजार से रख के ना कि आप किधर हो, उधर गया है तो कलमा चौक अंडरपास पे आया है। अंडरपास पे आके उसने कहा हाँ भाई तुम बड़ी शोखियाँ मारते हो क्या है, ठीक है। पिस्टल निकाला और सरेआम रोड के ऊपर शानी जट जो गैंग आवर है, जो चोरियाँ डकैतियाँ भी करता है, उसने और उसका साथी जो चमन उस लड़के का नाम है, उसने मिलके दोनों ने मेरे भाइयों को शहीद मार डाला। एक की किस्मत अच्छी कि वो उसे रब ने बचा लिया कि वो जिंदा है, उसे 4 गोलियां लगी हैं, वो भी मरते मरते बचा है। पुलिस हुकाम का क्या कहना है? क्या कत्ल की वजह वन व्हीलिंग पर लगने वाला जुआ ही थी? आइए जानते हैं। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कि ये सुबह तकरीबन 3:15 बजे का वाक़या है। ये दोनों भाई जो थे मौके पर मौजूद थे, ये शानी जट और दूसरा मुलज़म इसके हमरा था, जिन्होंने फायरिंग करके जख्मी कर दिया। एक भाई की डेथ हो चुकी है और दूसरा शदीद जख्मी है, अस्पताल में दाखिल है। तो मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए वो अभी रेड कर रहे हैं हम। पुलिस के मुताबिक मकतूल और मुलजमान के दरमियान वन व्हीलिंग की शर्त की रकम का झगड़ा चल रहा था। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। ये चंद दिन पहले इनका आपस में कोई रेस की शर्त पे लड़ाई झगड़ा हुआ था, जो कि मुलजमान ने वजह नाद यही है कि वो जेल में रखा हुआ था। आज उसको खाने पे बुलाया था और फिर मर्डर कर दिया। जी रेस बताया कि मोटरसाइकिल रेस पे इनका आपस में कोई पैसे का लेन देन का तनाज़ा था, जो चंद दिन केबल का है। तो उसी तनाज़े को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने आज उनसे बदला लेने के लिए फायरिंग कर कत्ल कर दिया। चंद दिन बाद उनका बेटा जिस नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला था, उसका क्या हुआ? आइए उसके वर्सा से जानते हैं। पोस्टमार्टम के बाद अदन की लाश वर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे आखिरी रसूमात के बाद सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वर्सा का कहना है अदन की चंद रोज बाद शादी थी, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, मगर जालिमों ने उसे मार डाला। मेरे भरा नूं बुला के उत्ते दोनों नूं गोलियां मारियां, एक थां ते मर गया, सीने च मारियां गोलियां, दूसरा मेरा भरा अंदर है, वो बेचारा भी मौत दी कशमकश च आ, ओनू 5-6 गोलियां मारियां। सानू इंसाफ चाहिदा वे, अच्छा सानू इंसाफ चाहिदा वे। अरे ना बहुत बुरा कीता है। अरे मां साडी बड़ी ओने ने साडी भरा गवा लिते, असी कितों लभांगे अपने जवान भरा नूं। 2 साडे जवान भरा सी, दोनों जवान भरावां नाल साडे नाल बड़ी ज्यादती हुई है, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। मैं हुकूमत से यही कहना चाहूँगा कि बस हमें इंसाफ चाहिए, ये इंसाफ के उनको सजा दिलवाई जाए, जो हम हक वारिस हैं वो हमें दिया जाए, हमें कुछ हम डिमांड नहीं करते। मकतूल के वर्सा ने अल्लाह हुक्म से मुतालबा किया है कि मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए और वर्सा को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। हुकूमती सतह पर वन व्हीलिंग को जब तक जराइम में शामिल नहीं किया जाता, तब तक बहुत सारी बुराइयों से छुटकारा नामुमकिन है। इसलिए कि अब तो शहरों के बजाय देही इलाकों में भी वन व्हीलिंग की वबा फैल चुकी है और मोटरसाइकिल चलाते वक्त नौजवान हेलमेट का भी इस्तेमाल नहीं करते। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।